नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। दोस्त, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 3 में यहाँ तक टॉपिक करा दिया था दोस्त। ये कौन सा टॉपिक था? सुरकोटदा। ये जो सुरकोटदा है और ये धौलाबारी है, ये क्या है भैया? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। धौलाबारी और सुरकोटदा ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो और स्थल रह गए हैं वो मैं लेक्चर नंबर 4 आज के वीडियो में कराऊंगा। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक जानकारी यहाँ पे समझ आने वाली है। तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में जो आगे की टॉपिक रह गए थे वो मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से लेक्चर नंबर 4 में कराऊंगा आप सभी को। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। इससे पहले आपने 3 लेक्चर नहीं कवर किए हैं तो उन लेक्चर्स को भी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप कवर कर लेंगे तो एक दूसरे से हर एक चीज इंटरकनेक्ट है। तो एक दूसरे से हर एक चीज इंटरकनेक्टेड है दोस्त, तो आपको हर एक चीज और हर एक टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 3 लेक्चर इससे पहले जो कराए गए हैं वो सबसे पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही इस लेक्चर नंबर 4 पे आइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आगे का जितना भी टॉपिक रह गया था वो आगे का टॉपिक आज मैं इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो जानकारी आप सभी को मिल सके। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्त वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है लोथल। आज मैं लोथल के बारे में बताऊंगा और जितने भी स्थल बच गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक, इसको मैं इरेज कर देता हूं। फिर आज का जो टॉपिक है वो है लोथल। लोथल है भैया क्या? लोथल हमारा क्या है? लोथल एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। क्या है? स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसका नाम है लोथल। अगर इस लोथल की बात की जाए, अगर इस लोथल की बात की जाए तो इसकी खुदाई भैया किसने कराई थी ये बताइएगा। तो याद रखिएगा अगर लोथल की बात की जाए तो इसकी खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद शहर में कराई गई थी। लोथल की अगर बात की जाए तो लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा गुजरात के अहमदाबाद शहर में कराई गई थी। इसकी अगर खुदाई की बात की जाए खुदाई किसने कराई? रंगनाथ राव ने। गुजरात के अहमदाबाद में कराई है। जब आपसे पूछा जाए कि भैया लोथल की खुदाई किसने कराई है तो आपको जवाब क्या देना है? लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा कराई गई थी। बात आई समझ? तो आपसे पूछा जाए कि लोथल की खुदाई, लोथल एक स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसी लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा कराई गई थी अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में है। इसी अहमदाबाद शहर में लोथल नामक स्थल की खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा कराई गई थी। इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है भैया। अब ये जो अहमदाबाद है ये भोगवा नदी के किनारे है। भोगवा नदी के किनारे अहमदाबाद में इसकी खुदाई कराई गई थी भैया। ये चीज आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। तो इतनी चीज लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया।
अब अगर बात की जाए लोथल की भैया, तो ये सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। कौन सा स्थल है? बंदरगाह स्थल है। यह सिंधु सभ्यता का यह सिंधु सभ्यता का यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। बंदरगाह स्थल है। और यहीं से भैया क्या मिला था? यहीं से गोदीबाड़ा, जिसको हम बोलते हैं, यहीं से गोदीबाड़ा, या जिसे हम बोलते हैं डॉकयार्ड। डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा या डॉकयार्ड, जिसको हम गोदीबाड़ा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड बोलते हैं। यहीं से गोदीबाड़ा के भी साक्ष्य मिले। इसी जगह से गोदीबाड़ा के भी साक्ष्य मिले थे। मैंने क्या बताया आपको? यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। कौन? लोथल। लोथल जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल है। और इसी लोथल क्षेत्र से गोदीबाड़ा, जिसे हम इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं भैया। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है। क्या कर लेनी है? इतनी चीज नोट कर लेनी है। अब यहीं से एक मोहर मिली थी। यहीं से एक मोहर मिली थी। क्या मिली थी? मोहर मिली थी। उस मोहर का नाम क्या है? फारस की मोहर। कौन सी मोहर? फारस की मोहर। यहीं से फारस की मोहर का साक्ष्य मिला। इसलिए इससे अंदाजा ये लगाया जा सकता है इसलिए इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह विदेशी व्यापार का है कि यह विदेशी व्यापार का यह विदेशी व्यापार का संकेत है। विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ पे जो मोहर मिली थी वो किस चीज का संकेत देती है? विदेशी व्यापार का। लगाया जा सकता है कि यह विदेशी व्यापार का संकेत है। इसी लोथल जगह से, इसी लोथल स्थल से एक मोहर मिली थी। उस मोहर को क्या बोलते हैं? फारस की मोहर। उसी फारस की मोहर के मिलने के बाद यह संकेत लगाया जा सकता है कि यहाँ पे विदेशी व्यापार काफी बड़े स्तर पर होता था। बात आई समझ? तो इतना आपको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है। और एक चीज और लिख लेना है। इसी लोथल क्षेत्र से यहाँ पे नाप तौल के कई सामग्री भी मिले थे। यहाँ पे नाप तौल की कई सामग्री भी मिले थे। यहाँ पे नाप तौल के कई सामान भी मिले थे। पहले देख लेते स्पेस है कि नहीं है नीचे। यहां लिखिएगा नाप तौल के सामान भी मिला था। यहाँ पे नाप तौल का सामान भी मिला था। यहीं पे नाप तौल का क्या मिला था? सामान भी मिला था। कहाँ मिला था भैया? लोथल क्षेत्र में। ये लोथल क्या है? ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, एक क्षेत्र है। इसी लोथल क्षेत्र से नाप तौल का सामान भी मिला था। तो ये चीज आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है।
और एक चीज और नोट कर लेनी है, ये जो लोथल क्षेत्र है भैया, यह औद्योगिक शहर था। ये कैसा शहर था? ये औद्योगिक शहर था। और इसके जो घर के, इसमें जो घर पड़ते थे, उन घर के दरवाजे किसकी ओर खुले थे? सड़कों की ओर खुले थे। किसकी ओर खुले थे? सड़कों की ओर खुले थे। ये जो लौथल क्षेत्र है, ये लौथल क्षेत्र एक औद्योगिक शहर था। क्या था? एक औद्योगिक शहर था। और इस लौथल क्षेत्र में जो घर और मकान पड़ते थे, उनके जो दरवाजे थे, वो दरवाजे किधर से खुले थे? वो दरवाजे सड़क की ओर खुले थे। किधर खुले थे? सड़क की ओर खुले थे। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। यहां एक औद्योगिक शहर था। औद्योगिक शहर था। घर के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। कौन खुलता था? सड़क की ओर घर के दरवाजे खुलते थे। और ये क्या था भैया? ये एक औद्योगिक क्षेत्र था। और यहीं से भैया एक छोटा सा दिशा मात्रक भी मिला था। क्या मिला था? एक छोटा सा दिशा मात्रक भी यहीं से मिला था। लिख लीजिएगा इसको भी। यहीं से छोटा सा दिशा मात्रक भी मिला था। दिशा मात्रक भी मिला था। दिशा मात्रक कहां से मिला था? लौथल से मिला था। और जो नाप तौल की जो सामग्री है, नाप तौल का जो सामान होता है, वो कहां से मिला था? लौथल क्षेत्र से मिला था। और ये जो लौथल क्षेत्र है, ये एक औद्योगिक क्षेत्र था। क्यों औद्योगिक क्षेत्र था? इसके जो घर के दरवाजे थे, वो सड़कों की ओर खुले हुए थे। किधर खुले हुए थे? सड़कों की ओर खुले हुए थे। बात आई समझ? जी बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, पहले देखते हैं स्पेस। तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, लेकिन कोई, जैसे मान लीजिए ये सड़क है हमारी, ठीक, ये मान लीजिएगा मकान है। अब ये जो दरवाजे हैं, ये सड़क की ओर खुले हैं। किधर? सड़क की ओर। तो इस लौथल क्षेत्र के जो मकान थे, उनके जो दरवाजे थे, वो सड़क की ओर खुले हुए थे। इसी के लिए इसको औद्योगिक क्षेत्र भी बोला गया था। यह एक औद्योगिक क्षेत्र भी था। बात आई समझ? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो लौथल क्षेत्र आता है, ये एक औद्योगिक क्षेत्र था। और इसके जो घर के दरवाजे थे, वो सड़क की ओर खुले हुए थे। और इसी लौथल क्षेत्र से नाप तौल के काफी ज्यादा सामान भी मिला था। और यहाँ पे दिशा मात्रक भी मिला था। कहाँ मिला था? दिशा मात्रक भी यहीं पे मिला था। ये चीज आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। और यहीं से युगल समाधान भी मिला था। युगल समाधान क्या होता है? कि जोड़ों में लाश, जोड़ों में लाश। अभी समझिएगा जरा, युगल समाधान भी यहीं से मिला था। युगल समाधान, इस युगल समाधान का मतलब क्या होता है? जोड़ों में लाश, जोड़ों में लाश, जोड़ों में लाश यहीं से मिली थी। अब जैसे समझिएगा, इस युगल समाधान का मतलब ये होता है कि भैया, इस युगल समाधान के मिलने के बाद, इस युगल समाधान के मिलने के बाद ये संकेत लगाया गया था कि वहां पे सती प्रथा काफी ज्यादा थी। सती प्रथा में ये होता था, जैसे मान लीजिएगा किसी मतलब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी, तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ अंतिम संस्कार करा दिया जाता था। तो यही युगल समाधान भी इसी लोथल क्षेत्र से जब मिला था। तो युगल समाधान का मतलब होता है कि जोड़ों में लाश, वहां पे काफी ज्यादा जगहों में एक ही साथ दो दो लाशें मिली थी, पति और पत्नी की, लड़का और लड़की की।
तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे सती प्रथा थी। बात आई समझ? बिल्कुल आई। तो इतना नोट कर लीजिएगा। फिर अगला क्षेत्र आता है रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर कौन सा क्षेत्र है अगला? रंगपुर। ये रंगपुर कहाँ है भैया? ये रंगपुर कहाँ स्थित है? ये रंगपुर आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहां से क्या मिला? क्या मिला था यहां से? यहां से धान की भूसी मिली थी। यहां से धान की भूसी मिली थी। धान की भूसी मिली थी। क्या मिली थी भैया? धान की भूसी भी इसी रंगपुर क्षेत्र से मिला था। क्या मिला था? धान की भूसी कहां से मिली थी? रंगपुर क्षेत्र से मिली थी। ये जो रंगपुर क्षेत्र है ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है जिसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। इसी रंगपुर क्षेत्र से धान की भूसी भी मिली थी। क्या मिली थी? धान की भूसी मिली थी। तो ये नोट कर लीजिएगा भैया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है भैया हमारा सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। कि सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ भैया। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ये जो सिंधु सभ्यता की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो ये सिंधु जो सभ्यता थी वो एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। क्या थी? नगरीय या शहरी सभ्यता थी। अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी तो आपको जवाब देना है मोसापोटामिया। मोसापोटामिया की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि नगरीय या शहरी सभ्यता कौन सी थी तो आपको जवाब देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो नगरीय और शहरी सभ्यता थी। अब यहां से पॉइंट वाइज लिखना है। नगरीय शहरी सभ्यता थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण। सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वो समकोण एक दूसरे को काटती थी। क्या करती थी? समकोण एक दूसरे को काटती थी। और इनकी जो सड़कें थी वो पूरब और पश्चिम दिशा में थी। पूरब और पश्चिम दिशा में थी। इसी के लिए जो हवा चलती थी, हवा के कारण जो सतह में
सॉरी, हवा के कारण जो सड़कों पे कूड़ा कचरा आ जाता था, हवा के कारण वो कूड़ा कचरा, हवा के माध्यम से कूड़ा कचरा सड़कों से दूर चला जाता था। बात आई समझ? बिल्कुल आई। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। वाह, यहाँ की सड़कें यहाँ की सड़कें पूरब पश्चिम दिशा में थी। पश्चिम दिशा में थी, इसलिए हवा के चलने के कारण सड़कों पर जो कूड़ा हो जाता था, वह स्वतः हवा के माध्यम से सड़क साफ हो जाती थी या उड़ जाता था कूड़ा। क्या लिखा हमने? यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी। वाह, यहाँ की सड़कें पूर्व पश्चिम दिशा में थी, इसलिए हवा के चलने के कारण सड़कों पर जो कूड़ा हो जाता था वह स्वतः हवा के माध्यम से सड़कों को साफ कर देता था। तो ये चीज नोट करना आपको। मैंने आपको क्या बताया? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी सड़कें कैसी थी? समकोण थी और पूरब और पश्चिम दिशा में थी। कैसी थी? पूरब और पश्चिम दिशा में इसकी सड़कें थी। और यहाँ पे जो सड़कों पे जो कूड़ा आ जाता था वो हवा के कारण वो कूड़ा क्या हो जाता था? स्वतः अपने आप ही उड़ जाता था या हट जाता था सड़कों पर से। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेनी है। अब जरा समझिएगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ पे जल नियोजन तथा जल निकास यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जल नियोजन तथा जल निकास यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यहाँ की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। क्या थी भैया? उपलब्धि थी। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। उपलब्धि थी या लिख सकते हैं व्यवस्था थी। सॉरी, उपलब्धि रहने दीजिए, व्यवस्था लिख लीजिएगा। व्यवस्था थी। क्या थी भैया? व्यवस्था थी।
क्या थी? व्यवस्था थी। तो इतनी चीज आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। जल नियोजन, नगर नियोजन, इसकी जो नालियां थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो नालियां थी वो कैसी थी? ढकी हुई थी। कैसी थी? ढकी हुई थी। और इनकी जो सड़कें थी वो सीधी थी। कैसी थी? सीधी थी। नालियां नालियां ढकी हुई थी एवं सड़कें जो हैं, सड़कें सीधी थी। सड़कें क्या थी? सीधी थी। यहां लिख लीजिएगा, नगर नियोजन लिख लीजिएगा भैया। तो ये चीज आपको नोट कर लेना है। क्या हमने बताया? जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियां थी, वो नालियां जो पानी निकलने के काम आती थी, वो नालियां जो पानी निकलने के काम आती थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियां थी वो ढकी हुई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो सीधी थी। कैसी थी? सीधी थी। तो ये चीज आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। तुम दे रही हो दिल में। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा। अब यहां अगर हम व्यापार की बात करें तो यहां की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पे टिकी हुई थी? तो यहां पे आपको जो अर्थव्यवस्था थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो सीधे तौर पर कृषि पे ही निर्भर थी पूरी। कैसी? किस पे थी? अर्थव्यवस्था जो थी, अर्थव्यवस्था 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 किस पे टिकी हुई थी? कृषि पे टिकी हुई थी भैया। और इनका जो व्यापार था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था, यहाँ के लोगों का व्यापार विदेशों तक होता था। यहाँ से लोगों का यहाँ यहाँ के लोगों का व्यापार जो था, यहाँ के लोगों का व्यापार जो था, लोगों का व्यापार लोगों का व्यापार विदेशों तक होता था। विदेशों तक होता था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर निर्भर थी। क्या थी? कृषि पर टिकी थी। किस पे टिकी हुई थी? कृषि पर टिकी हुई थी। और यहाँ के जो लोगों का व्यापार था वो विदेशों तक जाता था, विदेशों तक होता था इन लोगों का व्यापार। तो इतनी चीज आपको नोट कर लेना है। अब अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी भाषा कैसी थी? अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ के लोगों की भाषा जो थी भाव चित्तात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्तात्मक थी। कैसी थी? भाव चित्तात्मक। भाषा भैया कैसी थी? भाषा थी भाव चित्तात्मक। भाव चित्तात्मक यहाँ के लोगों की क्या थी? भाषा थी। अगर हम यहाँ के समाज की बात करें तो इनका समाज कैसा था? अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का समाज की बात करें तो यहाँ के जो लोग रहते थे उनका समाज था मात्र चित्तात्मक। मात्र चित्तात्मक यहाँ के लोगों का समाज था। अगर हम समाज की बात करें तो यहाँ के लोगों का जो समाज था वो था मात्र चित्तात्मक। कैसा था? मात्र चित्तात्मक नहीं, मात्र सत्तात्मक। मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक।
यहाँ के लोगों का जो समाज था वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। और इनकी भाषा कैसी थी, भाव चित्तात्मक थी। कैसी थी, भाव चित्तात्मक थी। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ के लोगों की भाषा कैसी थी, भाव चित्तात्मक थी। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका समाज कैसा था, वो समाज था मात्र सत्तात्मक। कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। तो ये चीजें क्या कर लेनी है, आपको नोट कर लेनी है। अगर हम इनके लिपि के बारे में बात की जाए, अगर हम इनकी लिपि के बारे में बात करें कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी लिपि कैसी थी, मतलब वो कैसे लिखते थे, तो ये लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, दाएं से बाएं की ओर लिखते थे। अगर हम इनके लिपि की बात करें, लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, दाएं से बाएं की ओर लिखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो ये चीजें क्या कर लेनी है, आपको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लेनी है। अब अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनके मोहरों पर किसका चित्र दिखाई देता था, इनके जो दरवाजे थे, इनके जो मोहरे थे, उस पर किसका चित्र नजर आता था, तो एक सिंग वाला जानवर का इनके दरवाजों पर चित्र नजर आता था। एक सिंग वाला जानवर। भैया ये इरेज कर ले रहा है। इनके मोहरों पर एक सिंग वाला जानवर का चित्र था। एक सिंग वाला जानवर का चित्र था। अगर हम बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनके जो मोहरे थे, उस मोहरे पर एक सिंग वाला जानवर का चित्र बना हुआ था भैया। तो ये चीज भी आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या भैया ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, क्या इनके मोहरों पर गाय या सिंह के चित्र थे, बिल्कुल नहीं थे। इनके मोहरों पर, ये भी लिख लीजिएगा, इनके मोहरों पर गाय व सिंह के चित्र नहीं थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आज सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनके मोहरों पर गाय अथवा सिंह के क्या चित्र थे, तो आपको जवाब देना है नहीं थे। क्या थे, नहीं थे। तो इनके दरवाजों पर इनके जो मोहरे थे उस पे किसका चित्र था, एक सिंग वाला जानवर का चित्र था, एक सिंग वाले जानवर के चित्र था भैया। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। कभी कभार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित थे? जी बिल्कुल नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
लोहे से परिचित परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि 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 किससे थे? तांबे से थे। तांबे से परिचित थे भैया। सोने से थे, सोने से परिचित थे। चांदी से परिचित थे। किससे परिचित थे? चांदी से परिचित थे। और किससे परिचित थे? टिन से परिचित थे। इन चीज़ों से ये लोग परिचित थे। इन चीज़ों से लोग परिचित थे। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे क्या वो लोहे से परिचित थे, तो उनको जवाब देना है कि वो लोहे से परिचित नहीं थे, बल्कि तांबे से परिचित थे, सोने से परिचित थे, चांदी से परिचित थे और टिन से परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो चांदी से परिचित थे, सोने से, टिन से और तांबे से, इतनी चीज़ों से ये लोग परिचित थे। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अगर बात की जाए, मैंने अभी आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तौल के काफ़ी ज़्यादा सामान मिले। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाप तौल के लिए न्यूनतम बांट कितने का था। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पर नाप तौल के लिए न्यूनतम बांट 16 किलोग्राम का था। न्यूनतम बांट 16 किलोग्राम का था, 16 केजी का था, 16 किलोग्राम का था। तो न्यूनतम बांट भैया यहाँ कितने का था? 16 किलोग्राम का था। कितने का था? सिंधु घाटी सभ्यता में न्यूनतम बांट कितने का था? 16 किलोग्राम का था। तो ये चीज़ भी आपको क्या कर लेनी है? नोट डाउन कर लेनी है। और यहाँ के जो लोग थे भैया वो साधारण लोग थे। यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध और तलवार से परिचित बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। यहाँ के जो लोग थे वो युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। तो इधर हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि इधर स्पेस बन जाए। यहाँ के लोग युद्ध व तलवार से परिचित नहीं थे। तो यहाँ के लोग साधारण और सीधे साधे लोग थे। यहाँ के लोग युद्ध व तलवार से परिचित नहीं थे। तलवार से परिचित नहीं थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध और तलवार से क्या नहीं थे? परिचित नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे और मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग भी यहीं पे किया जाता था। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करते थे। लाल रंग का उपयोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों में भैया लाल रंग का उपयोग कौन करता था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। ये चीज आपको नोट कर लेना है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग करते थे। ये चीज क्या करनी है? आपको नोट कर लेनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कपास का
सर्वप्रथम उत्पादक कौन था? कपास का सर्वप्रथम उत्पादक कौन था? तो आपको जवाब देना है सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कपास के प्रथम उत्पादक थे। यहाँ के लोग कपास के प्रथम उत्पादक थे। यहाँ के लोग विश्व में यहाँ के लोग विश्व में विश्व में कपास के कपास के प्रथम उत्पादक थे। प्रथम उत्पादक थे। तो ये चीज़ क्या कर लेनी है, आपको नोट कर लेनी है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो विश्व के प्रथम कपास उत्पादक व्यक्ति थे। यहाँ के जो व्यक्ति थे वो विश्व के प्रथम या सर्वप्रथम कपास उत्पादक यहीं के लोग थे। बात आई समझ? यहाँ के लोग विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक भी थे। तो ये चीज आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है। एक चीज और आपको याद रखना है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि तो करते थे, मतलब खेती बाड़ी तो करते थे, खेती बाड़ी भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, पर इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि भी करते थे, मतलब खेती बाड़ी भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, पर इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। क्या था? व्यापार। व्यापार ही इनका मुख्य व्यवसाय था। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं भैया। लिख लीजिएगा, यहां के लोग कृषि और क्या, पशुपालन भी करते थे, पशुपालन भी करते थे। पर इनका पर इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। पर इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पर इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? पर इनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यवसाय व्यापार था। क्या था? व्यापार था। तो ये चीजें क्या कर लेनी है, आपको नोट कर लेनी है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि करते थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे, और पशुपालन भी करते थे, मतलब जानवरों को पालते भी थे। पर इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। क्या था? व्यापार था। ये व्यापार काफी ज्यादा करते थे यहाँ के लोग। अब अगर मनोरंजन की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मनोरंजन के रूप में चौपार और पांसा को खेलते थे। क्या खेलते थे? चौपार और पांसा को। यहाँ के लोग मनोरंजन में यहाँ के लोग मनोरंजन में चौपार और पांसा खेलते थे। चौपार और पांसा क्या करते थे? खेलते थे। अगर यहाँ पे मनोरंजन की बात की जाएगी तो आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मनोरंजन क्या करते थे, क्या नहीं करते थे, तो आपको जवाब देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो मनोरंजन के रूप में चौपार या पांसा को खेलते थे। तो ये चीज आपको क्या कर लेनी है, नोट कर लेनी है।
अब अगर बात की जाए तो यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, इनके प्रिय देवता कौन था? तो अगर इनके प्रिय देवता की बात की जाए तो इनके प्रिय देवता भैया थे शिव। कौन थे? शिव। शिव जी इनके क्या थे? प्रिय देवता थे। क्या थे? प्रिय देवता थे। प्रिय देवता कौन थे? प्रिय देवता कौन था भैया? शिव थे। और प्रिय वृक्ष कौन सा था? यहाँ के लोगों का प्रिय वृक्ष था पीपल। कौन? पीपल। और प्रिय जानवर कौन था? प्रिय जानवर बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रिय देवता कौन था, तो आपको जवाब देना है शिव थे। प्रिय वृक्ष कौन सा था? पीपल था। प्रिय जानवर आपसे पूछा गया है तो आपको जवाब क्या देना है? प्रिय जानवर में सांड था और क्या था? वृषभ या बसहा बैल। सांड और बसहा बैल। सांड और कौन था? बसहा बैल। बसहा बैल। सांड और बसहा बैल ये दो इनके प्रिय जानवर हुआ करते थे। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। पसंदीदा पक्षी कौन था? अगर पसंदीदा पक्षी की बात की जाए तो यहाँ के लोगों का पसंदीदा पक्षी था बत्तख। पसंदीदा पक्षी कौन था? बत्तख। अगर बात की जाए कि इनकी आदरणीय नदी कौन सी थी? आदरणीय नदी। आदरणीय नदी तो कौन सी थी? सिंधु नदी थी। कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी थी। क्या थी भैया? सिंधु नदी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका प्रिय देवता कौन था, तो प्रिय देवता थे शिव। प्रिय वृक्ष कौन सा था? प्रिय वृक्ष था पीपल। और प्रिय जानवर कौन सा था? सांड और बसहा बैल। पसंदीदा पक्षी कौन सा था? बत्तख था। और अगर आपसे पूछा जाए कि आदरणीय नदी कौन सी थी, तो आपको जवाब देना है सिंधु नदी थी। कौन सी? सिंधु नदी। तो ये चीजें आपको क्या कर लेनी है? नोट कर लेनी है। तो ये थी भैया हमारी सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की ये थी हमारी विशेषताएं। अब इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो समाज रहता था वो कितने भागों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का समाज कितने भागों में बटा था? सिंधु सभ्यता का समाज चार भागों में बटा हुआ था। चार भागों में बटा हुआ था। बटा हुआ था। बटा हुआ था। चार भागों में बटा हुआ था। अब वो भाग कौन कौन से थे? चार भाग कौन कौन से हैं? पहला जो भाग था, बताइएगा। पहला जो भाग था वो था विद्वान का। पहला भाग वो लोग थे जो विद्वान थे। दूसरा भाग वो लोग थे जो योद्धा थे। क्या थे? योद्धा थे। जो योद्धा लोग थे। तीसरा भाग कौन सा था? शिल्पकार का। कौन सा? व्यापारी या शिल्पकार? व्यापारी या शिल्पकार। बात आई समझ? शिल्पकार और व्यापार। शिल्पकार और व्यापार, तीसरा भाग ये था। अगर चौथे भाग की बात की जाए तो चौथा भाग था श्रमिक का। किसका? श्रमिक।
श्रमिक। चौथा भाग कौन सा था? श्रमिक का। पहला भाग था विद्वान, वो लोग जो विद्वान थे, मतलब पढ़े लिखे थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका जो समाज था वो 4 हिस्सों में डिवाइड था, 4 भागों में विभाजित था। पहला जो भाग है, पहले भाग में वो लोग आते हैं जो विद्वान थे, जो मतलब पढ़े लिखे थे। योद्धा लोग वो है मतलब जो लड़ाई झगड़ों में या रक्षा करने में, सुरक्षा करने में, इन चीज़ों में रहा करते थे भैया। शिल्पकार वो थे, मतलब व्यापारी वो थे जो अपनी चीज़ों को बनाते थे और व्यापार करते थे, बड़े बड़े व्यापार करते थे। श्रमिक लोग वो थे जो काम वाम वगैरह करते थे। जैसे मान लीजिएगा कोई औद्योगिक क्षेत्र लगा है, कोई भी औद्योगिक कंपनी लगी है छोटी मोटी, तो उसी कंपनी में जो वर्कर्स थे, उन्हीं वर्कर्स को हम क्या बोलते हैं? श्रमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रमिक बोलते हैं। तो ये 4 भागों में सिंधु घाटी सभ्यता का समाज बटा हुआ था। पहला भाग है विद्वान, दूसरा योद्धा, तीसरा शिल्पकार और व्यापार, चौथा है श्रमिक। तो इन 4 भागों में बटा हुआ था। अब अगर बात की जाए तो आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ये चीज भी आपको मालूम होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन भैया कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? कई विद्वान ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। पहला जो कारण है सिंधु घाटी सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ। किस कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। बाढ़ के कारण हुआ। किस कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका पतन किस कारण हुआ? बाढ़ के कारण हुआ। पर कई विद्वान क्या बताते हैं? कई विद्वान ये बताते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका पतन बाढ़ के कारण हुआ। पर कई विद्वान ऐसा भी बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो बाढ़ के कारण हुआ, ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है। वर्तमान में हुए उत्खनन में अपने देश की एक आईआईटी है जिसका नाम आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर को सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ परिमाण मिले हैं। क्या मिले? कुछ प्रमाण मिले हैं भैया, कुछ प्रमाण मिले हैं। उन प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ है। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया? हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं जिस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही हुआ है। तो ये
दो कारण हैं जो सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है। पहला मुख्य कारण है बाढ़। पहला जो मुख्य कारण है बाढ़, इसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। और दूसरा मुख्य कारण इसको माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन। अब कुछ विद्वान हुए हैं, उनके द्वारा क्या क्या बताया गया है, उन्होंने अपने अपने मत दिए हैं, अपनी अपनी राय दी है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इस कारण हुआ है। तो वो भी जान लीजिएगा किस विद्वान ने क्या बोला है। पहले जो विद्वान हैं वो पहले विद्वान हैं गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर। गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर। गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर ने क्या बोला है भैया, क्या बोला है बताइएगा जरा। बताया है ब्रह्म एवं आर्यों के आक्रमण के कारण इसका परिवर्तन हुआ है। ब्रह्म एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ये किसके द्वारा कहा गया है, गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा। ब्रह्म एवं आर्यों के आक्रमण के कारण। ये क्वेश्चन भैया एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ये किसके द्वारा ये बात कही गई थी। तो गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर के द्वारा क्या बोला गया है, ब्रह्म एवं आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। तो ये पहले विद्वान थे। दूसरा विद्वान भैया बताइएगा जरा। दूसरे विद्वान हैं जॉन मार्शल। और कौन से, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.आर. राव। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.आर. राव। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.आर. राव। इनके द्वारा क्या बताया गया, इनके द्वारा जो मुख्य कारण बताया गया वो बाढ़ को बताया गया कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। तो भैया किसके द्वारा, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट एवं एस.आर. राव के द्वारा क्या बताया गया, बताया ये गया कि बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। अगला भैया विद्वान कौन सा है, आर.एल. स्टेइन। आर.एल. स्टेइन, अल्मानंद घोष। आर.एल. स्टेइन एवं अल्मानंद घोष। आर.एल. स्टेइन एवं अल्मानंद घोष के द्वारा क्या बताया गया था, क्या राय दी गई थी, क्या कारण बताया गया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण दिया गया था भैया, जलवायु परिवर्तन। क्या बताया गया था, जलवायु परिवर्तन बताया गया था। क्या कारण दिया गया था, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। तो तीसरे भैया विद्वान हुए हैं आर.एल. स्टेइन और कौन से, अल्मानंद घोष। इन दोनों विद्वानों ने क्या बताया है, जलवायु परिवर्तन कारण बताया है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का। फिर अगला विद्वान कौन सा है, एम.आर. साहनी। एम.आर. साहनी
एम.आर. साहनी के द्वारा क्या बताया गया है? जल प्लावन बताया गया है। क्या बताया गया है? जल प्लावन बताया गया है कि जल प्लावन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ है? पतन हुआ है। किसके द्वारा बताया गया है? एम.आर. साहनी के द्वारा। एम.आर. साहनी एक विद्वान है जिनके द्वारा बताया गया है जल प्लावन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया भैया? पतन हो गया। फिर अगले विद्वान है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल इनके द्वारा क्या बताया गया है? इनके द्वारा बताया गया है प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ये किसके द्वारा बताया गया है? तो आपको जवाब दे देना है जॉन मार्शल के द्वारा। जॉन मार्शल एक विद्वान हुए हैं जिनके द्वारा ये बताया गया है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। एम.आर. साहनी के द्वारा बताया गया है जल प्लावन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। ये विद्वान है दोस्त, ये बातें और ये कारण बताए गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ। ये विद्वान हैं जिनके द्वारा ये बातें बताई गई हैं। के.यू.आर. कनेडी अगले जो विद्वान हैं जिनका नाम है के.यू.आर. कनेडी। के.यू.आर. कनेडी के.यू.आर. कनेडी एक विद्वान है जिनके द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है प्राकृतिक आपदा महामारी और क्या? मलेरिया। ये कारण किसके द्वारा बताया गया है भैया? ये कारण बताया गया है के.यू.आर. कनेडी के द्वारा। के.यू.आर. कनेडी के द्वारा बताया गया है प्राकृतिक आपदा, मलेरिया और महामारी के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पूरी तरह से पतन हो गया था भैया। ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है।